सभी श्रोताओं को मेरा तहे दिल से नमस्कार। आज हम आए हैं केनेथ एंडरसन की एक और कहानी के साथ। कहानी का शीर्ष है द रामापुरम टाइगर। ये कहानी भी केनेथ एंडरसन की मशहूर किताब मैनिटस एंड जंगल किलर्स में लिखी गई है। ये एक नरबक्षी बाघ था जिसे केनेथ ने अपनी बंदूक का शिकार बनाया, पर यह कोई आसान काम नहीं था। ये बाघ लगभग 3600 वर्ग मील के इलाके में शिकार करता था। कहने को 3600 वर्ग मील ज्यादा नहीं लगता, पर जंगलों और बीहड़ों में ये 3600 वर्ग मील का इलाका बहुत ज्यादा होता है। ऐसे जंगल जहां कहीं गाड़ी या किसी तरह की मदद मिलना बहुत मुश्किल होता है। इस तस्वीर में आपको लगभग इस इलाके की थोड़ी बहुत कल्पना हो गई होगी। ये एक चौरस सा इलाका है। उत्तर पश्चिम में कोलेगल, उत्तर पूर्व में पोनामलाई के पहाड़, दक्षिण पूर्व में सेलम के जंगल और दक्षिण पश्चिम में दिम्बम पड़ता है। इस बाघ की कहानी शुरू होती है पोनामलाई के पहाड़ों से। पोनामलाई में इस बाघ ने वहां के कॉफी के बगानों में काम करने वाले किसानों और जमींदारों की गाय वगैरह उठाना शुरू किया। और जब वहां के लोग इस बाघ की इन हरकतों से तंग आ गए, तो एक जमींदार ने शहर जाकर एक फंदा लिया। इस फंदे को अंग्रेजी में जिन ट्रैप बोला जाता है और ये कुछ इस तरह दिखता है। गोल आकार का ये फंदा जोर लगाकर खुलता है और इसमें बड़े बड़े दांत होते हैं लोहे के। और जैसे ही इसके बीच में कोई चीज कदम रखती है, तो पलक झपकते ही ये बंद हो जाता है और उस बेचारे जानवर को या उस चीज को ये फांस लेता है। इस जमींदार की गाय को ये बाघ उठाकर ले गया था। तो इस जमींदार ने गाय को ढूंढा और उसके पास ही इस फंदे को अच्छे से छिपाकर लगा दिया। इस फंदे से निकलते संगल को जमीन में गड़े एक डंडे से अच्छे से बांध दिया। बाघ, जिनकी आदत होती है रात में आकर शिकार को फिर से खाने की, वो वैसे ही रात में आया और बदकिस्मती से सीधा सबसे पहले अपने मुंह को ही फंदे में फंसा डाला। फंदे के बंद होते ही बाघ दर्द के मारे जोर जोर से दहाड़ता रहा और वहां से जमीन से फंदे को उखाड़कर इधर उधर दौड़ने लगा। कुछ 2 मील दौड़ने के बाद वो फंदा 2 पत्थरों के बीच में फंस गया और पूरा जोर लगाने के बाद वो फंदा उसके गले से निकल गया। पर इस सब कोशिश में बाघ ने अपनी एक आंख और कान गंवा दिया। फंदे से निकलने के बाद बाघ की ये दर्द भरी गुर्राहटें मीलों दूर तक जंगल और गांव में गूंजती रही और एक हफ्ते तक ऐसे ही चलता रहा। एक हफ्ते बाद जब ये गुर्राहटें बंद हुई, तो गांव वालों को लगा कि बाघ अपने जख्मों के चलते मर गया होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रकृति के साथ हुए इस खिलवाड़ का खामियाजा जय और उसके परिवार को भुगतना पड़ा। जय, जो कि पोनामलाई में किसी के पास काम करता था, एक दिन पहाड़ की तरफ अपनी बीवी के साथ जाते हुए नदी के तट पर पहुंचा। तो उसने देखा कि एकाएक एक बाघ घास के पीछे से निकल सीधा उसकी बीवी को धर दबोचता है और मार गिराता है। जय अपनी बीवी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया और बाघ उसकी बीवी को लेकर जंगल की ओर चल देता है। बाघ को कुछ ही फीट दूर से देखा था जय ने, और इस बाघ का एक कान और एक आंख नहीं थी। तो ये तो तय हो चुका था कि वो बाघ वही है जो फंदे में फंसा था। और इस तरह से कहानी शुरू होती है रामापुरम के नरबक्षी बाघ की। इस घटना के 1 महीने बाद वो बाघ एक चरवाहे लड़के को अपना शिकार बना देता है और 3 हफ्ते बाद एक मजदूर औरत को बाकी के मजदूरों के सामने मार गिराता है। इन सभी घटनाओं के गवाहों ने बाघ को बड़े पास से देखा था और इस पर सभी की सहमति थी कि उस बाघ का एक कान और एक आंख नहीं थी। इंसानों पर हुए इन हमलों की खबर जब केनेथ को मिलती है, तो केनेथ वहां के लोगों को मुसीबत से छुटकारा दिलाने का मन बना लेते हैं। अगली सुबह वो बेंगलुरु से कोलेगल फॉरेस्ट ऑफिस की तरफ निकलते हैं, अपने वहां के शिकार लाइसेंस को दुरुस्त करने। लाइसेंस को बनवाकर वो रामापुरम की तरफ निकल जाते हैं। रामापुरम के लोगों ने इन्हें बताया कि बाघ पोनामलाई से बेलूर के बीच में कहीं भी हो सकता है। तो अगले दिन वो सुबह पैदल बेलूर की तरफ निकलते हैं। 19 मील के सफर में बीच में सभी छोटे छोटे कस्बों से वो उस बाघ का पता लगाने की कोशिश भी करते हैं। आखिरकार शाम में 5:30 बजे वो बेलूर पहुंच जाते हैं। अब यहां से वापस रामापुरम जाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता, तो बेलूर से कुछ 3.5 मील दूर एक फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में अपनी रात बिताते हैं। सुबह होते ही बेलूर जाकर 2 स्थानीय शिकारियों की मदद से 3 बैल खरीदते हैं और उन्हें बांधने का काम शुरू करते हैं। पहले वाले को वो बेलूर के पास वाले फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के पास बांधते हैं
दूसरे वाले को बेलूर और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के बीच में बांधते हैं और तीसरे को जहां उस महिला का शिकार हुआ था उसके पास के नाले में बांधते हैं। इसी बीच में जय, जिसकी बीवी का बाघ ने सबसे पहले शिकार किया था, वो भी केनेथ की मदद करने पहुंच जाता है। पहले दिन तो कुछ नहीं होता, लेकिन दूसरे दिन एक बाघिन एक बैल को मारकर उठा ले जाती है। केनेथ को अभी तक पक्की खबर नहीं थी कि वो जानवर बाघ है या बाघिन, और पता लगाने का बस एक ही रास्ता था, उस बाघिन का पीछा करके देखना कि उसकी आंख और कान सही सलामत हैं या नहीं। तो वहां से वो अपने साथियों को वापस बेलूर लौटने के लिए बोल देते हैं और खुद निकल पड़ते हैं बाघिन का पीछा करने। बाघिन उस बैल को झाड़ियों और जंगलों में से खींचते हुए बड़ी बड़ी चट्टानों के पहाड़ के बीच ले गई होती है। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि उस बाघिन के पास शावक हैं और वो किसी गुफा की तरफ गई है चट्टानों के बीच। बड़ी सावधानी के साथ केनेथ गुफा की तरफ बढ़ते हैं और पत्थर पर एक मोड़ काटने के बाद देखते हैं कि कुछ ही दूर दो शावक खेल रहे हैं। उन्हें वहां देख एक शावक तो गुफा की ओर भाग खड़ा होता है, लेकिन दूसरा थोड़ा शोर मचाता है और ये शोर सुनते ही वो बाघिन जमीन हिला देने वाली दहाड़ों के साथ गुफा से बाहर आती है और केनेथ की ओर लपकती है। केनेथ को मजबूरन इस पर निशाना साधना पड़ता है, लेकिन कुछ ही दूर ये रुक जाती है। रुकने के बाद भी ये दहाड़ती रहती है, मानो की चेतावनी दे रही हो कि यहां से 9-2-11 हो जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये चेतावनी सही से समझकर केनेथ ने बाघिन पर से बिना अपनी नजरें हटाए धीरे धीरे पीछे जाना शुरू कर दिया, और जैसी वो नजरों से ओझल हुई, उनने पीछे पलटकर देखा कि वो कदम कहां कहां रख रहे हैं। इस सब के दौरान बाघिन की दहाड़ तो बंद हो गई थी, पर उसने गुर्राना बंद नहीं किया था। केनेथ अच्छे से जानते थे कि जब तक वो गुर्राने की आवाजें आ रही हैं, वो सुरक्षित हैं। लेकिन कुछ दूर और चलने के बाद वो आवाजें बंद हो गई, जिसके दो मतलब निकलते हैं। या तो बाघिन इनका चुपके से पीछा कर रही है, या वो वापस अपने शावकों के पास जा चुकी है। बिना देर किए ये भी जल्दी से जल्दी वहां से निकल गए। इस सब के चलते एक बात तो निश्चित थी कि वो बाघिन नरबख्शी नहीं है, क्योंकि उसके कान और आंख बिल्कुल ठीक थे। और आखिरकार सड़क पर पहुंचने के बाद उनकी सांस में सांस आई। बेलूर पहुंचकर इन्होंने सारा का सारा घटनाक्रम अपने साथियों को बताया और फिर तकरीबन 7 बजे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस की तरफ अकेले निकल देते हैं, जो कि 3.5 मील दूर था। रास्ते में इन्हें ध्यान आया कि एक बैल जो उन्होंने बेलूर और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस के बीच में बांधा था, उसे क्यों ना देख लिया जाए। ये बैल सड़क से थोड़ा हट के जंगल की एक पगडंडी पर बंधा था। बैल के पास जैसे ही ये पहुंचे, तो बैल एकदम अचंभे से उठ खड़ा हुआ, और उतना ही अचंभा बैल के एकदम खड़े होने से केनेथ को भी हुआ। बैल को बिल्कुल ठीक ठाक पाकर वो बैल के दूसरी तरफ गए, ये सुनिश्चित करने कि उसकी रस्सी अच्छे से पेड़ से बंधी है कि नहीं। और इसी समय नरभक्षी बाघ ने उन पर हमला बोल दिया। इसका एक मतलब तय था कि बाघ काफी देर से केनेथ का पीछा कर रहा था, बिना आवाज किए। अच्छी किस्मत के धनी केनेथ की किस्मत ने एक बार फिर इनका साथ दिया। बाघ के हमले करने की जगह और केनेथ के बीच में वो बैल पड़ रहा था। बाघ ने छलांग लगाई, लेकिन बैल बीच में पड़ गया और बाघ बैल के ऊपर आ पड़ा, और ये होते ही दोनों के दोनों नीचे गिर पड़े। ये सब होने के साथ केनेथ को निशाना लेने का टाइम मिल गया। जब बाघ ने उठकर केनेथ की तरफ आना चाहा, तो केनेथ की पहली गोली सीधा बाघ की आंखों के बीच में लगी। दूसरी गोली, जिसका निशाना बाघ के कंधे पर था, वो जाकर बैल को लगी, और इनकी तीसरी गोली सीधा बाघ के गले से होते हुए निकल गई थी। दूसरी गोली से बैल तो ढेर हो गया, और तीसरी गोली के चलने के बाद वहां सब शांत हो गया। रामापुरम का नरभक्षी बाघ मारा जा चुका था, लेकिन बेचारा बैल भी मारा गया। हमले से डरे हुए केनेथ ने पहले कुछ देर तो अपना होश संभाला, और फिर वो बेलूर की ओर चल दिए, जहां उन्होंने रात की घटना अपने साथियों को बताई। ये सब सुनते ही वहां खुशी का माहौल छा गया। सभी ने उनका धन्यवाद किया और जीत की खुशी और शांत मन के साथ अगले दिन केनेथ बेंगलुरु की तरफ निकल गए। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रकृति के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ जानलेवा हो सकता है। ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताइए।
और अगर आप विस्तार में इस कहानी को पढ़ना चाहते हैं तो केनेथ एंडरसन की किताब मैनीटर्स एंड जंगल किलर्स जरूर खरीदिए। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।